हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा अवस्थी आज आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट में फर्स्ट यूनिट के बेसिस ऑफ करिकुलम से कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम के विषय में बताऊंगी। कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम यानी पाठ्यक्रम के तत्व। इसके पहले आप लोगों ने पिछले लेक्चर में आपने करिकुलम के विषय में जाना और करिकुलम और सिलेबस के डिफरेंस के बारे में जाना, उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस को जाना और करिकुलम के स्कोप को जाना। आज हम करिकुलम के कंपोनेंट्स के विषय में जानेंगे। यानी करिकुलम कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो व्हीलर हैं, DK व्हीलर, उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं कि किसी भी करिकुलम का निर्माण करते समय कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव यानी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। हम जब भी कोई कार्य करते हैं या प्लानिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर ये उद्देश्यों का निर्माण नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमें किस दिशा की ओर जाना है, हमें क्या प्राप्त करना है। उद्देश्य हमें सही दिशा बताते हैं। दूसरा है selection of appropriate learning experiences to achieve the objectives यानी निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। यानी जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उनको प्राप्त करने के लिए हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस हैं वो कैसे होने चाहिए, उनका सिलेक्शन का आधार क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें उनका सिलेक्शन करना चाहिए जिससे हमारे उन ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हो सके। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कंटेंट टू प्रेजेंट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना। अब हम सबसे बड़ी समस्या कि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो ये एक कठिन कार्य है विषय वस्तु का सिलेक्शन यानी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कि किस तरह से हमें हर क्राइटेरिया को देखना है, हमें स्टूडेंट्स के लेवल को देखना है, कितनी संख्या में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल को देखना, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना। इन सब आधारों पर हम विषय वस्तु का सिलेक्शन करेंगे कि इस एज ग्रुप में लोगों की क्या रुचि होती है, किस तरह के होते हैं स्टूडेंट इस एज में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट इन व्यू ऑफ टीचिंग प्रोसेस यानी जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया है यानी शिक्षण की प्रक्रिया है उसकी दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभवों एवं विषय वस्तु का संगठन कि जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस किस प्रकार के हों और उसके अंतर्गत हम किस तरह की कंटेंट मतलब किस तरह की विषय वस्तु यानी कंटेंट का सिलेक्शन करें। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम और टोटल प्रोसेस इन व्यू ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी जो संपूर्ण प्रक्रिया है उस संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन। यानी जो भी हमारा ये पूरा प्रोसेस चल रहा है तो इसका इवैल्यूएशन करना कि जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो हमें प्राप्त हुए हैं कि नहीं। यदि नहीं प्राप्त हुए हैं तो वो फीडबैक के द्वारा, सजेशन के द्वारा उसमें सुधार किया जाता है और फिर से उसको लागू किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कोई भी करिकुलम का जब हम कंस्ट्रक्शन करते तो वो ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हमारे मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम के, ये तो व्हीलर के अकॉर्डिंग था
कि उन्होंने 5 स्टेप्स बताएं, वही बात इसमें भी है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम में कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उनका निर्धारण करना, सब्जेक्ट मैटर एंड कंटेंट यानी विषय वस्तु का सिलेक्शन करना, लर्निंग एक्सपीरियंस, तो लर्निंग एक्सपीरियंस अभी इसी में बताया कि स्टूडेंट्स के किस तरह के इस एज ग्रुप में लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ध्यान में रखना, उनको पाठ्यक्रम में शामिल करना, इवैल्यूएशन सिस्टम, किस प्रकार से हमारा करिकुलम का इवैल्यूएशन किया जाएगा, समेटिव होगा कि फॉर्मेटिव होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि कंटिन्यूअस होगा, किस तरह का होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उनमें देखना कि हमारा किस तरीके से हमने लक्ष्य प्राप्त किए हैं, कितने हो गए हैं, अगर जो हुए हैं वो और जो नहीं हुए हैं वो क्यों नहीं हुए, उनका क्या कारण था जो हम उन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारा उद्देश्यों का निर्धारण आ जाता है कि जब तक हम उद्देश्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हमारी आगे की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। तो सबसे पहले आया आपका कंपोनेंट उद्देश्यों का निर्धारण करना, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो फार्मुलेटिंग एजुकेशनल एम्स फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी इसके उद्देश्य निर्माण के समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सब क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें क्योंकि उद्देश्यों से हमें दिशा मिलती है, शैक्षिक मतलब क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है। हम कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम को सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं, सिलेबस को हम सिस्टमेटिक ढंग से बना सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज सिलेबस हैं वो सब हम सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखते हुए। अगर उद्देश्य नहीं होंगे तो हमें सबसे बड़ी बात तो हम भटक जाएंगे अपनी राह से, पता ही नहीं होगा कि हमें क्या प्राप्त करना है। तो इस तरह से B.S. Bloom के अकॉर्डिंग educational objectives are not only the goals towards which the curriculum is shaped and towards which institution is guided, but they are also the goal that provide the detailed specification for the construction and use of evaluation technique। यानी हम शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की ही रचना नहीं करते, बल्कि पाठ्यक्रम की रचना के साथ साथ अनुदेशन के लिए उसमें निर्देशन भी दिया जाता है, और ये मूल्यांकन की जो टेक्निक्स हैं यानी इवैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं उनकी मतलब स्पेशलाइजेशन में सहायक होते हैं, मतलब इस पे विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से हमें पूरा उसका फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। उद्देश्यों से हमारी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती कि कुछ कैसे हमें करिकुलम में कुछ चीज़ें कॉमन रूप से प्राप्त करनी है, कुछ हमें स्पेशलाइजेशन रूप में प्राप्त करनी है, किस तरह से हमें कार्य करना है, काफ़ी कुछ क्राइटेरिया हमारे उद्देश्यों के निर्धारण से ज्ञात हो जाता है। तो इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है और सबसे कठिन कार्य होता है। फिर इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, विजडम, रीजनिंग, जजमेंट एंड अदर मेंटल एबिलिटी। इन सब मेंटल एबिलिटीज़ के लिए सहायक होता है, उसके विकास में सहायक होता है। फिर इट इंटीग्रेट्स द नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग सब्जेक्ट्स इन व्यू ऑफ द फ्यूचर लाइफ। की इंटीग्रेटेड रूप से यानी एकीकरण, जो नॉलेज है उसको हम एकीकरण यानी इंटीग्रेटेड रूप में विभिन्न मतलब जो विभिन्न सब्जेक्ट्स हैं, वेरियस सब्जेक्ट हैं टीचिंग के, उनमें हम इंटीग्रेशन के रूप में हम नॉलेज को प्रस्तुत करते हैं जो हमारे भविष्य के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि हम बोला भी गया कि एक सब्जेक्ट से दूसरे का इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट एंड देयर इन्वायरमेंट, स्टूडेंट के संपूर्ण या डेवलप के लिए सहायक होता है, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है। फिर है सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के स्रोत क्या हैं, कि किस आधार पर हम उनको निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा
सोसाइटी यानी समाज। तो समान शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान के लिए ही किया जाता है। समाज की जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आधार यानी बेस क्या है उनका, इनकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय ये सब बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि बालक जिस समाज में रह रहा है उसकी भी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ वैल्यूज हैं, उसकी कुछ अपनी फिलॉसफी है, अपने उस सोसाइटी की कुछ नीड्स हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बालक की पर्सनालिटी को डेवलप करना है, यानी उसके व्यक्तित्व का विकास करना है। तो ये सब कि उस समाज के मूल्य कैसे हैं, उसकी सभ्यता एवं संस्कृति कैसी है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। फिर आता है ह्यूमन, यानी हमें करना क्या है, हमारी शिक्षा किसके लिए है, बालक के लिए ही है, यानी व्यक्ति के लिए। व्यक्ति से ही समाज बना है, समाज से राष्ट्र बना है। तो हमारा मतलब सबसे प्रमुख स्रोत तो बालक हो गया, यानी विद्यार्थी, या हम उसको व्यक्ति कह सकते हैं। तो समाज अपने अनुसार शिक्षा की आधारभूत आवश्यकताओं का निर्धारण करता है, किंतु उसकी पूर्ति किसके माध्यम से होती है, व्यक्तियों के माध्यम से होती है। व्यक्ति का महत्व इस कारण भी है कि उसकी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस के अनुसार उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसकी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। तो किस लेवल का स्टूडेंट्स है, उसकी क्या विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी, इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग उस समय उनकी नीड्स क्या होगी, उनकी रुचि क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मतलब शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक युग में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो हमें बालक के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कि उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, तो उस प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण करना है। फिर आता है तीसरा नॉलेज। नॉलेज ज्ञान से मतलब है कि जो हमारा ज्ञान है वो होल रूप में है। तो शिक्षा का जैसे जैसे शिक्षा एवं सभ्यता का विकास हुआ, तो ज्ञान के माध्यम से ही हमारे समाज का और शिक्षा का विकास हो रहा और उसमें नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो ज्ञान के विकास और उपयोग में भी सहायक होता है कि आज की समाज में परिवर्तन के साथ ही साथ हमें नई नॉलेज मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, होल रूप में समग्र रूप में ज्ञान फैला हुआ है। तो उस ज्ञान को हम विभिन्न विषयों के माध्यम से मतलब करिकुलम के माध्यम से हम छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे बिना उसके इसलिए हर विषय के अलग अलग हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं। उस विस्तृत ज्ञान को उसकी प्रकृति के अनुसार हम उसको किसी सब्जेक्ट में रखते हैं। तो इस तरह से ज्ञान जो है उसका क्राइटेरिया एक निश्चित हो जाता है कि आर्ट्स है, ये साइंस है, और उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं। क्योंकि अभी आप नीचे पढ़ेंगे जैसे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो कुछ जनरल एम्स होते हैं हमारे, कुछ स्पेसिफिक एम्स होते हैं। तो जनरल एम्स हमारे ओवरऑल एजुकेशन मतलब एजुकेशनल सिस्टम के भी होते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के भी होते हैं जनरल एम्स। और जो स्पेसिफिक एम्स हैं वो हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं, छात्र से संबंधित होते हैं, उनकी योग्यताओं से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से तो जो नॉलेज है तो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो जनरल एम्स और स्पेसिफिक एम्स भी आपको पता चल गया होगा कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कि क्या हमारे जनरल एम्स होते हैं और कौन से स्पेसिफिक एम्स होते हैं। जनरल एम्स अभी बताया ही आपको कि ये कॉमन होते हैं, इनका एरिया ब्रॉड होता है, ये मतलब शिक्षा से के उद्देश्यों से संबंधित होते हैं और विषयों से यानी सब्जेक्ट से भी संबंधित होते हैं। और जो स्पेसिफिक एम्स है वो आपके जो सब्जेक्ट होता है उसके टॉपिक से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास शिक्षा के द्वारा किया जाता है। तो समान उद्देश्य और मतलब जनरल एम्स यानी समान उद्देश्य और स्पेसिफिक एम्स यानी विशिष्ट उद्देश्य। अब है इन उद्देश्यों में आता है कि जो आपके
मतलब पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाना है तो उसके किस प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ब्लूम्स ने 3 डोमेन बताए, यानी 3 डोमेन बताए, कॉग्निटिव डोमेन, एफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में अपने अपने टीचिंग मेथड में पढ़ चुके हैं। तो यानी हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाएं कि बालक के तीनों पक्ष का, यानी ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, तीनों पक्ष का विकास हो। ये नहीं कि उसका मेंटल लेवल तो बहुत ही डेवलप हो गया लेकिन भावनात्मक पक्ष नहीं डेवलप हुआ और क्रियात्मक पक्ष भी नहीं डेवलप हुआ। तो इसलिए इनमें तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो कॉग्निटिव डोमेन आपका ज्ञान से संबंधित है, यानी उस मेंटल लेवल से आपके, जिसमें आ गया नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन, ये सारे आपके मेंटल लेवल को बढ़ाने वाले होते हैं। मतलब इससे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ेगी, इवेल्युएशन करने की क्वालिटी आएगी, आप किसी को डेप्थ में समझ कर उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। इफेक्टिव डोमेन, उसमें भी आपका रिसीविंग के लिए आप तैयार होंगे, रिस्पॉन्डिंग करने के लिए, मतलब अनुक्रिया देने के लिए तैयार होंगे। फिर उसमें से आप वैल्यूएशन आपका होगा, आप के मूल डेवलप होंगे, कंसेप्चुलाइजेशन होगा आपका, और फिर उनको आप जनरलाइजेशन करके आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं कि ये इस ग्रुप का, ये इस ग्रुप का है। फिर उसके बाद आप उसको अपने चरित्र में धारण भी कर सकते हैं, यानी करेक्टराइजेशन हो सकता है। ऐसे साइकोमोटर डोमेन के हैं, आप अनुकरण के द्वारा सीख सकते किसी चीज़ को। क्रिएटिव वर्क आप क्या है, किसी को देख के जो जैसा कर रहा है वैसे कर सकते हैं। इमिटेशन, मैनिपुलेशन, उसमें आप हेर फेर कर सकते हैं, मतलब उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये किस तरह से ये चीज़ें आने लगती हैं, स्टेप बाय स्टेप आती, क्योंकि ये सरल से जटिल की ओर है, यानी इजी टू डिफ़िकल्ट। तो जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप की कठिन, मतलब ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएंगे। सबसे पहले सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। तो इमिटेशन के बाद आप मैनिपुलेशन करना सीख जाएंगे, फिर अपनी क्रियाओं में कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, फिर उसमें आप सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन करना सीख जाएंगे। फिर इस तरह से बैलेंसिंग आ जाएगी, तो आप के वो नेचर में वो चीज़ आ जाएगी। फिर नेचर में आने के बाद वो आपकी हैबिट में आ जाएगी, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी, आप उस क्रिया में परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये है कि इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। जब तक क्योंकि अभी तक की जितनी भी आपकी शिक्षा प्रणाली थी उसमें इन तीनों, क्योंकि आपका कॉग्निटिव डोमेन है, जितने भी आपकी प्रीवियस में एजुकेशन हुई है उसमें कॉग्निटिव डोमेन पे ही ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि तीनों पक्षों के विकास पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे है कि व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में, विशेषकर बाल्यकाल एवं किशोरावस्था में, शारीरिक विकास के साथ साथ भावात्मक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन और मेंटल, मतलब मानसिक विकास के साथ भावनात्मक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन आदि पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार इन तीनों में के क्षेत्रों में सामंजस्य होना चाहिए। तो मतलब व्यक्ति के बौद्धिक विकास, उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं एवं सामाजिक विकास, उसके भावात्मक समायोजन एवं नियंत्रण से संबंध होना चाहिए, यानी तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। तो इस तरीके से ब्लूम के वर्गीकरण का पाठ्यक्रम में महत्व की, आजकल अगर हम इस तरीके से इनको ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो ये पाठ्यक्रम के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इससे बालक में क्रिया, मतलब तर्क शक्ति के साथ साथ ही उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और इमोशन भी उसके डेवलप, मतलब हेल्दी इमोशन भी उसके डेवलप होते हैं। तो अब आता है क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मुलेटिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को निर्धारण करने के क्या क्राइटेरिया हैं, क्या मानदंड हैं। तो ये भी डी.के. व्हीलर ने बताए हैं। रिलेशनशिप विथ ह्यूमन राइट्स, यानी मानवीय अधिकारों से तादात्म्य। मानवीय अधिकार यानी जो मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में वर्णित किया गया है कि
कि मतलब सभी जितने भी देश हैं, सभी राष्ट्र हैं, सभी व्यक्तियों के लिए समान होने चाहिए, कि ये नहीं कि मेरे देश का नागरिक है या उस देश का नागरिक है, सभी के लिए वो व्यवहार मतलब मानव अधिकार के नियम बनाए गए हैं। और मतलब किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो केवल उस समाज एवं सरकार का मामला ना होकर पूरे विश्व एवं समाज का हो जाता है। और इस मानव अधिकार की घोषणा पत्र की धारा जो है 20 वो एजुकेशन से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवीय अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति समादर से सशक्त बनाने के लिए निर्दिष्ट होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा है वो लोगों को विभिन्न प्रकार के नवीन कौशलों का ज्ञान तो मतलब ऐसी शिक्षा हो जो लोगों को विभिन्न प्रकार के नवीन कौशलों का ज्ञान दे। साथ ही इसके साथ ही वर्तमान में जो जटिलता है समाज में उसके लिए मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, जटिलता है, उनका समाधान प्रस्तुत करें, वैसे एटीट्यूड डेवलप करें, वैसी अभिवृत्तियां डेवलप करें और मूल्यों को छोटे समूह से बड़े समूह तक तथा अंत में संपूर्ण विश्व समुदाय में प्रचारित करने का मार्ग भी शिक्षा को ही खोजना होगा। तो बालक को यह सिखाना अब यह ज़्यादा आवश्यक है कि देश की नागरिकता तथा राष्ट्रीयता की भावना का वैश्विक यानी जो ग्लोबल दृष्टिकोण के साथ तादात्म्य होना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा से मतलब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं तो राष्ट्रीय हित को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए वर्तमान में ये धारणा है कि मतलब पूरा विश्व एक परिवार है, समुदाय है, तो सबके हित का ही ध्यान में रखकर ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उसी प्रकार के उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। फिर है लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूलन यानी डेमोक्रेटिक डीलिंग। तो अब शिक्षा के उद्देश्यों का समाज के आदर्शों से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। वर्तमान समय में अधिकतर राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें मूलभूत जो मानवीय आवश्यकताओं की सही ढंग से पूर्ति तभी की जा सकती है जब हम उन मानदंडों को अपनी शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल करेंगे। तो वो प्रमुख विशेषताएं जैसे हैं प्रत्येक व्यक्ति को महत्व देना, उसकी गरिमा का आदर करना, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का अधिकतम विकास करने के साथ ही साथ दूसरे के विकास में सहयोग करने की प्रवृत्ति डेवलप करना, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का आदर करना, उनको प्रोत्साहित करना, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा की व्यवस्था करना और प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक और बुद्धि से विचार करने और बोलने की स्वतंत्रता मिलना। तो इस प्रकार से शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को समाहित करना इस समय वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट है सोशल सिग्निफिकेंस यानी सामाजिक सार्थकता। तो शैक्षिक उद्देश्य में लोकतांत्रिक दृष्टि से लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होने के साथ ही उसमें इस प्रकार का भी सामाजिक सार्थकता भी उसमें शामिल हो। क्योंकि परिवर्तनशील समाज है तो उसमें पूर्व निर्धारित जो हमारे प्रीवियस में हमने जिन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण किया था वो वर्तमान में सार्थक नहीं है। तो अब शिक्षा की में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जो वास्तव में वर्तमान समय में विद्यमान ही नहीं है। तो उस प्रकार की शिक्षा देने से क्या फ़ायदा, कि उसको प्राप्त करने से क्या फ़ायदा। तो हमें वर्तमान में जो आवश्यक है उसको ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। तो शैक्षिक उद्देश्यों की वर्तमान सार्थकता के साथ साथ उनमें भावी आवश्यकताओं के पूर्वाभास का भी समावेश किया जाना चाहिए, मतलब कि भविष्य की फ्यूचर की चीज़ों को भी समझ के उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सोशल सिग्निफिकेंस हो गया। अब है और वर्तमान समय में हमारे समाज की किस तरह की आवश्यकता है। साइंटिफिक नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, तो इन डिजिटल युग आ गया है। अब ये कोविड-19 का युग है तो इस समय हमारी शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से बदल गया, पूरा ऑनलाइन हो गया। तो इन सब चीज़ों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर हमारे एजुकेशन के उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। फिर है इंडिविजुअल नीड्स यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं।
तो ये बालक के लिए तो ये सारी शिक्षा का विकास किया जा रहा है। तो उसकी जो नेचर है यानी प्रकृति, उसका व्यक्तित्व, उसकी शारीरिक एवं बौद्धिक भेद है यानी इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, उसकी जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उन चीज़ों को समझकर उद्देश्यों का निर्धारण करना कि इस आयु वर्ग के जो इस एज ग्रुप का बालक है, जो सामान्य चीज़ें, समान लक्षण ये होंगे, मतलब जनरल, कॉमन इनमें विशेषताएं ये पाई जाएंगी, तो उसको ध्यान में रखना। और फिर सबसे बड़ी बात कि उनकी सुरक्षा की भावना उनके अंदर विकसित हो पाए, उनके सोशलाइजेशन उनका हो पाए, समाजीकरण की प्रक्रिया चल पाए, इन सब चीज़ों में सहायता मिले, इस तरह के उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो जो मतलब करिकुलम का निर्माण करते समय बालक की 2 प्रकार की आवश्यकताएं जो होती हैं, जो 2 प्रकार की नीड्स, उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी उनकी सेल्फ की नीड्स, और जैसे सेल्फ की नीड्स में आ गई, जैसे वो जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए मोटिवेट करती हैं, और दूसरी आ गई वे नीड्स जो प्रौढ़ लोगों के अनुसार बालकों के लिए, मतलब बड़े लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, उनके लिए आवश्यक समझी जाती हैं, कि जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, और उनके विभिन्न जो पक्ष हैं उनको विकसित करना। तो इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि ऑलराउंड उसका डेवलपमेंट हो सके। फिर 5th है बैलेंस यानी संतुलन। जो ऊपर के 4 आपके बताए गए क्राइटेरिया, उनका संतुलन, ये नहीं कि किसी एक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दे दिया गया, किसी एक पक्ष पर कम, तो उससे इनबैलेंस हो जाएगा और पाठ्यक्रम का सही निर्माण नहीं हो पाएगा। तो पाठ्यक्रम निर्माण करते, उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इन बिंदुओं पर समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई एक पक्ष एकांगी न रह जाए। क्योंकि पहले की शिक्षा में ये देखने में आया कि शिक्षा में इंफॉर्मेटिव नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इफ़ेक्टिव जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाया, यानी भावात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाया। तो इसलिए अब इस तरह के उद्देश्य निर्धारित किए जाएं कि बालक का संपूर्ण डेवलपमेंट हो सके, कि उसका मेंटल भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो और स्पिरिचुअल भी हो, मतलब हर तरह का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये थे मतलब फर्स्ट कंपोनेंट था उद्देश्यों का निर्धारण। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम का जो सेकंड कंपोनेंट्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।